वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नातिया नकी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स की तरफ सबकी नज़रें मरकूज थी और बहुत ही इशारे कनाइयों में बात हो रही थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर काबीना मेंबरान को फ़ौज में तकर्रियों और तबादलों के हवाले से जो है वो एतमाद में भी लिया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता रात जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से एक तवील मुलाकात भी हुई। बड़ी अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई और बहुत अच्छे तरीके से सारी तकर्रियों को डिस्कस भी किया गया। लेकिन DGISI की जो तकर्री के हवाले से सारी बातें हैं, ये बात उन्होंने कही कि प्राइम मिनिस्टर की ये अथॉरिटी है उनकी तैनाती, और इसको कानूनी तरीके से जिस तरह से होती है उसी से किया जाएगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं, ये भी उनका कहना था। और वज़ीर आज़म के हवाले से काबीना के इजलास में ये खबरें भी सामने आ रही थी कि ये मामला खुश असलूबी से तय कर लिया जाएगा और बाकी कयास आराइयों के हवाले से उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कान न धरे। बहरहाल एक इशू है जिसे बहुत जो है वो सहल तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये ज़रूर मान लिया है हुकूमत ने कि हाँ ये एक इशू है जो कि पहले नहीं बताया जा रहा था कि वाकई ये कुछ ऐसा इशू है। दूसरी जानिब नैब के हवाले से जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, PMLN के शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि अदालतों में और सेनेट में भी उसको चैलेंज करेंगे। और इस ऑर्डिनेंस को लेकर जो सबसे अहम सवाल अब खड़ा हो रहा है कि 6 अक्टूबर को ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उससे पहले जो तमाम रेफरेंसेज हैं, खुसूसन आज LNG रेफरेंस में भी हमने देखा कि मुल्ज़मान ने इस्तदा ये की कि उन्हें इस केस को अब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तरमीम के बाद ये तमाम केसेस जो हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से ही बाहर चले जाते हैं। इसकी समाअत मुलतवी की गई है और नैब को जो है वो जवाब देने को अदालत ने, एहतसाब अदालत ने कहा है कि आया ये ट्रायल करना भी है या नहीं करना। LNG रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, बलोचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है आप सब जानते हैं कि वो भी बड़ी गर्म है। गवर्नर बलोचिस्तान की वज़ीर आज़म की आज मुलाकात भी हुई है। आज जान जमाली साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जाम कमाल साहब की जो पार्टी है बाप पार्टी, उसके हवाले से भी खबरें हैं कि एक नए जो हैं उनकी तैनाती कर दी गई है, यानी कि नए हेड की एट द बाप पार्टी लेवल। और जिसके हवाले से ये भी इत्तलात आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो भी मुत्तला कर दिया गया है। ज़हूर बुलैदी साहब का नाम बताया जा रहा है, जिनको कायम मकाम सदर भी बनाया गया है। इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली की मेंबर हमारे साथ हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ होंगे कौमी असेंबली के लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार शाहिद रिंद साहब ने हमें क्वेटा से ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी मुसर्रत चीमा साहिबा, कभी भी ऐसा नहीं पहले देखने में आया कि DGISI की तैनाती के जो मामलात हैं उनको इतनी तूल दी जाए। गो कि बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, उनकी तकर्रुरी की अथॉरिटी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये मामला एक इशू की तौर पर सामने आया जो अभी तक हल नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया एंड अस्सलाम वालेकुम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा वाजे हो गया, अभी हमारे फेडरल मिनिस्टर की जो प्रेस टॉक हुई है उसमें हमने ये वाजे कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की एंड आर्मी चीफ साहब की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। बाकी क्यास सराइयाँ तो नहीं है, अगर क्यास सराइयाँ होती तो इस पे खामोशी साध ली जाती। ये तो ओपन तरीके से आके उन्होंने आज कैबिनेट में भी ये इशू डिस्कस हुआ और आके हमने मीडिया को भी ब्रीफ कर दिया। क्या सराइयाँ सिर्फ इतनी हैं कि अगर कोई खुश फहमियों में मुब्तला है कि खुदा ना खास्ता जब से हमारी गवर्नमेंट आई है 3 चीजें मुसलसल नादिया डिस्कस हुई हैं। एक ये कि CM पंजाब जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जा रही है, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो गए हैं। तो ये तो सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वाहिद एक सियासी हुकूमत है जो, अगर हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये तारीख गवाह रहेगी कि ये आइडियल दौर था और आइडियल दौर है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मामलात को अंडर डिस्कशन लाया जाता है तो उसमें ये कहाँ किस किताब में लिखा है कि गलत फहमी है या कोई कंफ्यूजन है या खुदा ना खास्ता कि कोई गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, इस इदारे की इम्पोर्टेंस, इसकी इज्जत व तकरीम हमारे से ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल, पूरी पाकिस्तानी जितनी जो अवाम है और प्लस जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, हमने कभी भी खुदा ना खास्ता इस चीज की
हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है ना मुसर्रत चीमा साहिबा कि ISPR की जानिब से जब तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद हमने कभी नहीं देखा कि एक तैनाती पर फिर इबहाम पैदा होने लगे कि आया ये तैनाती होगी या नहीं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। जी अच्छा नादिया, एक तो ये कि अब हम अभी इस वक्त तक ठीक है मीडिया हक बजाने में, ये कहने में, लेकिन जब ये सिचुएशन क्लियर होएगी तो आई एम श्योर इंशाल्लाह, जैसे पहले माजी में बारहा सैकड़ों प्रोग्राम्स तो मैंने भी किए होंगे कि जिसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही, एक चीज को अंडर डिस्कशन लाना और वो एक अलग मौजू है, और उसके अंदर से आपस में कोई खुदा न खासा टसल है या वॉर है या कोई कंफ्यूजन है, वो एक अलग बहस है। देखें ये चीज ठीक है, ऑपोजिशन को सूट करती है कि उसमें से अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करें या थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये उनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा होगा माजी की तरह। इंशाल्लाह अगली ही मीटिंग में जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इनको फिर भी मैं क्या कह सकती हूँ कि मायूसी का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हम कभी भी अपने किसी भी इदारे के साथ टकराव नहीं चाहते, ना हमने किया, ना हम सोचते हैं, ना हमारा ये ख्याल है। ठीक है, अब डॉक्टर निसार चीमा साहब के लिए आपने कह दिया है ना कि ऑपोजिशन जो है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए खुश हो ले, अपनी अपनी सीवीज लिए सब जो खड़े थे वो सोच लें कि आज आइडियल ताल्लुकात हैं, सेम पेज बरकरार है और सब एक हैं। यस जी डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि हमारी तो ख्वाहिश यही है कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल हों और ये मुल्क का मफाद इसी में है, कौम का मफाद इसी में है। लेकिन लगता ये है नादिया के हुक्मरानों की अनापरस्ती और मफाद परस्ती, इन दोनों की वजह से इनके ना बाप के साथ ताल्लुकात ठीक है, ना निक्के दे अब्बे नाल ताल्लुकात ठीक है। ये लगता यह है कि इसमें बुनियादी जो जिम्मेदारी है वो हुक्मरानों की है, और उनकी जिस तरह मैंने कहा अनापरस्ती और मफाद परस्ती, ये दो एलिमेंट हैं, ये दो फैक्टर्स हैं। गुजारिश ये है कि जब आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से फैसला आ गया, जब ये DGISPR की तरफ से ये नोटिफिकेशन का या तकर्रियों का ये एक ऐलान कर दिया गया, तो उसके बाद क्या ये है कि वो उस इदारे का मफाद नहीं देखना चाहिए, बजाय इसके कि इंसान अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कि मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए ये जो भी अच्छा हो, आप बराए करम खुदा के लिए ये देखें कि मुल्क और कौम के लिए कौन अच्छा है और उस इदारे के लिए कौन अच्छा है, और इसी को बुनियाद बनाकर अगर ये है कि आर्मी चीफ ने और इदारे ने फैसला किया है तो उसी पे अमल दरामद होना चाहिए, उस फैसले का एहतराम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कता कलामी माफ, ये तो एक तरह से जो बात आपकी जमात के कायद कहते आए हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, आज प्राइम मिनिस्टर वो एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। तो अब नहीं देखें क्या देखें, बस जब एक इदारे ने फैसला किया है, नेचुरली एक उस इदारे के मफाद में फैसला किया है, तो फिर क्या उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए? अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, अथॉरिटी क्या, वो जो इसमें देखें जो जर्नैलों की तकर्रियां हैं वो तो आर्मी चीफ नहीं करनी है। बिल्कुल सही है, लेकिन DGISI की तकर्री तो दोनों ने मिलकर करने की मशावरत से होती है। आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में एक कोर कमांडर जो थे, नादिर परवेज साहब के भाई कोयटा के कोर कमांडर थे, उनका कोई मसला बना, तो उस वक्त यह है कि आर्मी चीफ ने अपनी मर्जी से यह है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया। कोई छोटा सा कोई डिसिप्लिन का मसला बना तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन असल जो बात है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा कि इनकी अनापरस्ती और मफाद परस्ती की वजह से इनके ताल्लुकात जो हैं, ये जो है इन्होंने अपने ख़राब ये कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये ना करें, इसमें मुल्क और कौम का मफाद नहीं है। इदारे ने अगर कोई फैसला किया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा शाहिद रईस साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम जाहिर है ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के जो कवायद और जवाबित हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि हैंडलिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ DGISI, ये मामला जो है वो दूसरे तरीके से हल हो सकता था, बड़े आराम से हो सकता था, विदाउट क्रिएटिंग सो मच ऑफ डिले? थैंक यू नादिया। देखें, एक चीज जहन में रखें कि इस इशू पर जिस तरीके से जो भी सूरत हाल बनी है, मैं किसी लम्हे को ये नहीं कहना चाहता कि इसमें नालायकी हुकूमत की है, लेकिन मैं अगर पीछे जाता हूं
2 से 4 चीजें जो इस वक्त मुल्क में बहुत बड़े इश्यूज बनते गए हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के वक्त का मामला हो, या फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, या जो मीडिया का कानून आ रहा है उसका मामला हो, या नैब का कानून। मिसहैंडलिंग बहुत सी चीजों में हमें नजर आती है कि वो गवर्नमेंट की साइड पर है। वो क्यों कर रही है मिसहैंडलिंग, क्यों उनसे हो रही है, ना तजुर्बेकारी उसकी वजह है, या फिर जानबूझ के की जा रही है, या फिर एक इशू को दबाने के लिए एक नॉन इशू खड़ा किया जा रहा है। मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड मेरे सामने है उससे एक गलती से इंसान सीखता है, दूसरी से, तीसरी से या चौथी से। करंट जो इस वक्त क्राइसिस है, एक चीज को समझने की जरूरत, जो मुझे पहले दिन से ऐसा लगता था या मेरा ये ओपिनियन था, क्योंकि किसी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के अगले दिन कुछ चीजों को हम भी जरा ज्यादा, जिसे कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के आदी होते हैं। जिस दिन ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर हुई, अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, तो वहां पर DGISI जो उस वक्त थे, जन फैज, उनकी शिरकत को हमने, बहुत से लोगों ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे सवालिया निशान उस पे लगाने शुरू किए। जहां तक मुझे प्रोसेस का पता है, हर पोस्टिंग के बाद हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगता है चेंज ऑफ कमांड के दौरान। इस दौरान अगर कोई चीज थी भी तो गवर्नमेंट को किसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन के साथ ही इसको बैठ के सॉल्व करना था। अब ये बात बाहर कहां से निकली, ये चीजें देखने की जरूरत है। देखें, आपके लिए ये डिसीजन, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, मुझे अभी तक ये मेरा ओपिनियन है या असेसमेंट है कि ये डिसीजन उसी तरह रहेगा जैसे पहले था। अगर नहीं हुआ तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि देखें, एक रिस्पेक्टेबल बंदे को, एक रिस्पेक्टेबल ऑफिसर को आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसकी ट्रांसफर के दौरान जब, इवन मैं आज आपको बताऊं, सॉरी टू से किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, डिप्टी कमिश्नर का जब तबादला मंसूख किया जाता है तो बहुत इसे बुरा समझा जाता है। ये तो आप देखें, आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी का इदारा है, आप उसे इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है, और जिस पोस्ट का फैसला है उसका आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ लिंक है। सो डिले से भी आपको लगता है हुकूमत को इसको डील करना चाहिए डील करना चाहिए था ज्यादा सही होगा यहाँ पर। हाँ, शाहिद रिन साहब, बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इवन द डिले इज कॉजिंग, देखिए, कंफ्यूजन इशू है, ये भी आज पता चल गया है। इससे और मामला, जैसे आपने कहा ना कि क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारों के मामलात हैं, तो और ज्यादा दुनिया में इस पे जग हसाई होती है फिर, और खुसूसन इस पोस्ट के हवाले से। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। मिस हैंडलिंग आप समझते हैं और निसार चीमा साहब भी मिस हैंडलिंग समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सारे मामला जो है वो खुशअस्लूबी से हल भी हो जाएंगे और ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो गया इस हवाले से मुसर्रत चीमा साहिबा। एक तो ये कि शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सेनेट में भी और अदालतों में भी इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन आज जो LNG रेफरेंस केस के मुल्जिमान हैं वो भी चले गए एहतसाब अदालत, और उन्होंने कहा अब तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ये दायरे कार में ही नहीं है जो हमारी ऊपर केसेज हैं या जिनकी वजह से हम मुल्जिम हैं। ये इत्तलाक जो तरमीमी ऑर्डिनेंस का है, ये 6 अक्टूबर के बाद से होगा या इससे पहले जितने भी रेफरेंस हैं उन पर भी लागू होगा? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक लाइन में कमेंट करूंगी कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बेहतरीन है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस फैसले के बाद मजीद बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। मजीद बेहतरीन क्या टर्म होती है वो उसका खुद। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि रेस्ट एश्योर्ड कि में कोई दूसरा दिस वाज बेस्ट के बहुत मजीद बेहतरीन का लफ्ज़ फिर शायद मोस्ट बेहतरीन, एवरलास्टिंग बेहतरीन कर दें। चलें, लेट्स मूव ऑन। ऐसा, और कोई दूसरा और नवाज शरीफ नहीं है इस मुल्क में। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन से बेहतरीन मजीद होंगे, डोंट वरी। अच्छा, दूसरी जहाँ तक रह गई, देखें नादिया, जो अगर वो नैब कोर्ट में चले गए हैं या किसी भी कोर्ट में चले गए हैं, तो इस बात का जवाब ये है कि अगर कोई भी करप्शन का जो इशू है उसको अगर नैब जिन इश्यूज को नहीं देख सकेगा, लेकिन जो आपके बाकी मुल्क के अंदर इदारे हैं, मसलन FIA, FBR, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ईस्ट रिकवरी यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट, वो तो माशाल्लाह फंक्शनल है। और हमने किया क्या है इस ऑर्डिनेंस के तहत, इसके पीछे सेंस या लॉजिक ये है कि सारा कुछ एक इदारे के ऊपर बोझ डाल दिया गया था, और ये जो मुल्क के बाकी 5 इदारे हैं वो ऐसे था कि वहां पे तो कोई किसी किस्म की इंक्वायरी होनी ही नहीं चाहिए। तो अब ये होगा कि जो कंसर्न
जो इशू है वो एक जैसे आपको पता है FIA तो देख सकता है, FBR तो देख सकता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट तो देख सकता है। हमने किया ये कि इसको स्पेसिफिक जरूर किया है ताकि जो भी केसेस नैब में आए नादिया, उनका कोई रिजल्ट निकले और विद इन दैट टाइम, कोई टाइम लिमिट के अंदर निकले, ना कि बस केसेस चल रहे हैं तो चले ही जा रहे हैं, बिकॉज इतना बर्डन ओवर बर्डन किया हुआ है। जो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है नैब की पावर्स को एक तरह से स्पेसिफाई आप कह रही हैं कर दिया है। तो अब जो 6 अक्टूबर से पहले के केसेस हैं और 6 अक्टूबर के बाद जो है वो नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। उसका मैं जवाब ये दूंगी कि बिकॉज मेरी कोई लीगल एक्सपर्टीज नहीं है, इसके ऊपर बेहतर है कि जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वही ओपिनियन दे सकते हैं कि बाकी जो भी जितने भी इदारे होते हैं जब उनमें कोई कानून के अंदर अमेंडमेंट आती है तो फिर उसकी हैसियत क्या होती है जो पहले से केसेस चल रहे हैं। एक तो ये भी हो सकता है, ये मैं सपोज करके कह रही हूँ बिकॉज मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता कि वो उसी में उनको चलाया जाएगा, या ये हो सकता है कि फिर वो जो बाकी यूनिट्स हैं वहां पे उनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसका जो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू द आंसर कि जो माजी में जो केस चल रहे थे उनकी हैसियत अब क्या होगी। फ्यूचर के तो डिसाइड हो गया, बट अभी मैं ये इसके ऊपर इसी फ्यूचर को लेके डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपकी जमात ये मुस्तकिल कह रही है कि नैब वो मौजूदा हुकूमत ने अपनी जो सारी बकौल PMLN के अपनी चोरियां बचाने के लिए ये तरमीमी ऑर्डिनेंस दिया है। आपको क्या लगता है कि 6 अक्टूबर से पहले जो सारे मुल्ज़मान चले गए हैं अदालत की तरफ, कि अब तो ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं है, तो क्या ये लागू होगा या नहीं होगा उन केसेस पर? देखिए, गुजारिश है नादिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को और अपने साथियों को जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं मुख्तलिफ माफियाज से जिनका ताल्लुक है, आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो, ये सब बेशुमार लोग हों, उन लोगों को NRO दिया है। देखें, इसमें ये काबीना के फैसले हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, या इसी तरह सूबाई काबीना के और मुख्तलिफ स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं उनके फैसले जो हैं उन पे नैब के लॉज अप्लाई नहीं होंगे। बिल्कुल सही। इस तरह जाहिर है कि इन सबको ये NRO दे दिया गया। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता कि अब ये कि उसमें इन्होंने तब्दीली की है कि नहीं। एक इन्होंने शिक्ष शामिल कर दी। पहले तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो है विद कंसल्टेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी कंसल्टेशन के बाद नैब के जो जज हैं उनकी तकर्री करेंगे। उसमें इन्होंने एक और शामिल कर दिया, उसमें चीफ जस्टिस को निकाल के कर दिया जी प्रेसिडेंट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो जज का तकर्र करेंगे। मुझे नहीं पता कि अब ये इस पर काफ़ी लहदे हुई, काफ़ी तनकीद हुई, अभी तक वो अभी ये कि इंटैक्ट है या उसको चेंज इन्होंने किया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये भी बहुत काबिल एतराज़ है। लेकिन नादिया, असल जो बात है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है नैब के चेयरमैन की तोसी और उसके एक्सटेंशन। बात ये है कि आप ये फरमा दें कि हमारी राय को एक तरफ रहने दें जो हम कहते हैं कि इन्होंने 3 साल कारकर्दगी ये है कि हुकूमत के साथ नैब के चेयरमैन ने इस तरह का गठजोड़ किया जिसको हमेशा हमने अनहोली अलायंस कहा, और उसकी ज़द में कौन आए? सिर्फ अपोजिशन की क़यादत। और ये इन्होंने एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की अपोजिशन के खिलाफ। लेकिन इसको भी छोड़ दें, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत मुल्क की, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में इस इदारे की जो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है उसके बारे में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस इदारे ने अपनी इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। ये अल्फाज ना अपोजिशन के हैं ना किसी अपोजिशन के जवाब के हैं, हमारे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। और दूसरी बात जो है, देखिए नादिया, गुजारिश है अब अदालतों की तरफ जाएगी जैसे नहीं बिल्कुल जाएंगे। लेकिन एक और बात, एक और गुजारिश सुन ले। मैं देखे उसकी तफसील में मैं ज़ातियात में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि देखें जब ये मौसूफ जो हैं इनकी वो जो गैर अखलाकी वाली एक वीडियो आई, तो क्या इन पे कोई अखलाकी जवाब रह जाता है कि इनका इस ओहदे के साथ चिमटे रहने का? मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ नादिया कि इस्लाम ने तो बड़े मुख्तलिफ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। मगरब का मुआशरा जिसको बड़ा आज़ाद ख्याल मुआशरा समझा जाता है, वहाँ भी जब प्रेसिडेंट क्लिंटन का एक स्कैंडल आया मोनिका के साथ, किसी ने अमरीकी ने नहीं कहा कि जनाब उसका ज़ाती मामला है, ज़ाती फेल है, निजी उसका मामला है। इस तरह उसकी अकाउंटेबिलिटी अमेरिकन नेशन ने की, आपको पता है। और वजह क्या है कि वो लोग जिनको कौमी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनको निजी जिंदगी में भी मादर पिता आज़ादी नहीं दी जाती। अच्छा। मगरब के आज़ाद ख्याल माशरे में हमारा तो मेयार ही और है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद
और उस गैर अखलाकी वीडियो के बाद इन मसूफ के लिए कोई जवाब नहीं रह जाता कि अपने सौदे में से चिमटे रहे। ओके, मैं पहले शाहिद रिन साहब से एक चीज पूछना चाहूंगी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। इसमें भी इबहम नजर आता है, इसलिए क्योंकि आज एहतसाब अदालत जो है वो नैब से पूछ रही है आया LNG रेफरेंस में इन मुल्जिमान का ट्रायल करना है या नहीं करना। ये किस किस्म का ऑर्डिनेंस है रिन साहब के ये 6 अक्टूबर से पहले वालों पर लागू नहीं होगा, सिर्फ उनके बाद वालों पर लागू होगा? जब कानून में तरमीम कर दी गई एक ऑर्डिनेंस के तहत, तो क्या आपके ख्याल से वो गुज़िश्ता जितने केसेस हैं उन पर नहीं लागू होता? देखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म जो चीज़ मुझे याद आती है, एज अ लीगल एक्सपर्ट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस मुल्क में एक बार पहले भी NRO दिया गया था और वो इब्तदाई तौर पे डिज़ाइन कुछ शख्सियात के लिए हुआ था और बाद में पता चला कि उसके बेनिफिशरीज की तादाद सैकड़ों में पहुंच गई थी। वजह उसकी ये थी कि मेरे ख्याल से जो अदालती कार्रवाई या जो भी कुछ होता है, अगर आप किसी एक शख्स को रिलीफ देते हैं तो वो नज़ीर बनती है दूसरे शख्स को रिलीफ देने की। अदालती जजमेंट्स की नज़ीर दी जाती है कि जी फलां केस में उसे रिलीफ दिया गया था, इसलिए उसकी बुनियाद पे आप हमें रिलीफ दें। जितनी सुपीरियर कोर्ट होगी उतना उसकी जो रिलीफ का जो केस होगा वो उतना मैटर करेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि अब आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है, चाहे उसकी 3 महीने की मुद्दत है या 6 महीने की है, उस वक्त तक तो वो मुल्क में कानून है, जब तक कि उसे सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया है जो उसे नल एंड वाइड नहीं करती या उस पर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं देती, तो मुल्क में एग्जिस्टिंग कानून है। तो ये कैसे हो सकता है कि जी पिछले केसेस तो चलते रहेंगे, जैसे उन्होंने बात की मोहतरमा ने कि मुमकिन है कि जी उनके केसेस बाकी इदारों को शिफ्ट कर दिए जाएं। देखें, PTI की गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो चीजें आप किसी काम को करने के बाद एलोबरेट कर रहे होते हैं, अगर उसे पहले लोगों को बताएं, लोगों को एतमाद में लें, तो आपको फैसले करने में आसानी हो। आपने मीडिया के बिल के साथ भी यही किया, आपने नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के साथ भी यही किया। अब ये ना तजुर्बेकारी है या जानबूझकर किया जाता है या लोगों को उन्हें हो सकता है कि एक किसी की हिस्स होती है जो इस चीज को एंजॉय करता है, हो सकता है ये उनकी वो हिस्स हो। ये बड़ी देखें बड़ी एक लॉजिकल बात है, क्योंकि एक आम शख्स जो है जब वो अदालत में जाता है, उसका एक केस चल रहा है, उसे जिस कानून के तहत उस केस को फाइल किया गया है, अगर वो कानून इस वक्त नहीं है और एक नया कानून आ गया है, तो अदालत से क्या ये इस्तदा की जाती है कि इसे पिछले कानून के तहत ट्राई किया जाए? वो तो कानून अब है ही नहीं है, मुमकिन because ordinance is कि it is promulgated from this date and will continue of course to the number of days, और अब ये कानून राइज हो गया। तो मेरे ख्याल से बड़े कंफ्यूजन इसमें होगा। आप देखते हैं नैब क्या जवाब देती है। और आपकी वो मिसाल बिल्कुल सही है कि NRO मखसूस लोगों के लिए था, लेकिन फिर पता चला कि बेनिफिशरीज लातादाद निकले, अनलेस एंड अनटिल इस कानून को सुप्रीम कोर्ट बॉग डाउन करे। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। बड़ा कम वक्त है, लेकिन शाहिद रिन से बात का आगाज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे इनकी बड़ी गहरी नज़र भी है। ज़हूर बुलैदी को बाप पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया गया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को भी मुत्तला किया गया है। ये ज़राए की इत्तलात थी। और बाप पार्टी और मतलब हामी जो हैं जाम कमाल साहब के और उनके जो मुखालफीन हैं उनकी तादाद भी एक होती नज़र आ रही है। अब जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, जिस मौजू से हमने इब्तिदा की थी शाहिद रिन साहब, क्या आप आइसोलेट करके सिर्फ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की अदम एतमाद की मूवमेंट को देखेंगे? इस पे जो मेरा ओपिनियन है नादिया, वो उससे कोई डिसएग्री भी कर सकता है और एग्री भी कर सकता है। मेरी ये कुछ खबर है और कुछ उसमें असेसमेंट शामिल है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में पैदा हुई है और उसकी जो सूरत हाल है उस पर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इस्लामाबाद की एक शख्सियत की बहुत गहरी नज़र थी और उन्होंने इस मौके का इंतखाब करके अपने जो क्वेटा में मौजूद दोस्त थे उनसे मशवरा किया और उनकी ये कोशिश थी कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इस मौके से फ़ायदा उठाकर बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल खड़ा किया जाए। और टर्मोइल अब उनसे मिसमैनेज हो रहा है। जो इस्लामाबाद की जिस पॉलिटिकल शख्सियत ने इसे डिज़ाइन किया था वो अब उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब उसके नताइज यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि गुज़िश्ता रात जो नाराज़ अरकान हैं उन्हें अपने पार्लिमानी लीडर को तब्दील करना था, उसके लिए वो अपना नंबर गेम पूरा नहीं कर सके, जिसके बाद उन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक, जिस पे तकरीबन मेरी इत्तलात के मुताबिक 5-6 रोज़ पहले दस्तखत करवाए गए थे, उसे कल जमा करवाया गया। उसमें 11 अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, 2 BNP अवामी और 1 PTI के।
तो ये तकरीबन 14 बनते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि इन 14 अराकीन को हिमायत चाहिए 24 अपोजिशन के अराकीन की जाम कमाल को घर भेजने के लिए। 24 अपोजिशन के अराकीन कौन है? पीडीएम के। अगर वो 24 हैं और ये 14 लोग हैं, 24 लोगों की मदद से जब ये हुकूमत खत्म करेंगे तो वो 24 लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर उनका हो? क्योंकि जिसने इसे इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया था, उन्हें यह लगा था कि जाम कमाल 24 से 48 घंटों में इस्तीफा दे देंगे और सूरत हाल उनके कंट्रोल में होगी। लेकिन जाम कमाल ने अपने नर्व्स को काबू में रखा और उन्होंने इस्तीफे के बजाय रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने के नतीजे में अपोजिशन की पहली अदम एतमाद मुस्तरद हुई टेक्निकल ग्राउंड्स पर, जिसके बाद कल एक अटेम्प्ट जाम कमाल पे किया जाना था पार्लिमानी लीडर की तब्दीली का, वो नहीं हो सकता। आज तो जाम कमाल साहब ने की तहरीक आई। आज सुबह बोले आप आज सुबह अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत करने वाले जान जमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जाम साहब से मुतालबा किया कि जी आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं और मसाइल हल करें। बावजूद इसके कि उनके दस्तखत उस अदम एतमाद पे थे, उन्होंने आज गैर जानिबदार होने का ऐलान कर दिया। ठीक है। उसके बाद फौरी तौर पे जो डेवलपमेंट हुई है, अब से कुछ देर कबल एक मीटिंग की प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें जाम कमाल के ट्विटर पर जो उनका एक बात उन्होंने की थी उसका हवाला दे के बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो ट्विटर इनके पास हवाला है, फिलहाल रिटर्न में जाम कमाल का एज अ पार्टी प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन इनके पास मौजूद नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी ना जाम कमाल साहब ने, और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पार्टी की सदारत से कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सो ये बात भी अपनी जगह है। अब यही मैं आपसे कहने लगा था कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट ये था कि पार्टी को चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने और हमने इलेक्शन कमीशन से 1 महीने का रिलीफ लिया था और ये जिम्मेदारी है चीफ ऑर्गेनाइजर जान जमाली की। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसकी इस वक्त सरबराही बजाहिर कुद्दूस बिजंजो, जहूर बुलेदी और सईद हाशमी और मंजूर काकड़ लोगों के पास नजर आ रही है, जो लोग इसके एक साथ बैठ रहे हैं, बीएपी एज अ पार्टी इस वक्त हमें डिवाइड नजर आ रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त किस तरह होती है उसे देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अब मैं अपने बकिया 2 मेहमानों से जरूर पूछूंगी कि बलूचिस्तान में तब्दीली, हमें नवाज शरीफ साहब के वो हुकूमत भी याद है कि वहां से शुरू हुई थी सारी तब्दीली का आगाज मुसरत। अगर बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक इनकी कामयाब हो जाती है, विफाक पे इसके क्या असरात हो सकते हैं आपके नजदीक, या आप समझती हैं जाम कमाल इज गोइंग टू स्टे? अच्छा, एक तो मैं मुख्तसर सा बता दूं कि अभी मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, उन्होंने बात की कि जो किसी का पर्सनल इशू हो या पर्सनल कंडक्ट हो उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर अच्छे से रोशनी भी डाली कि किसी खास शख्स की वीडियोस आई थी तो उसके बाद उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। तो मैं भी इनको रीसेंट पास का एक वाकया याद दिलाती चलूं कि अभी कुछ इखलाकी किस्म की वीडियोस आई थी जिसपे इनकी लीडर ने फरमाया कि ये किसी का निजी मामला, इस वजह से मैं उनको अपने तर्जुमान के ओहदे से नहीं हटा सकती। जब आप किसी को अपने छोटे से पार्टी के ओहदे या अपनी तर्जुमानी ऐसे शख्स को लगा सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह के मौजू को जेर बहस नेशनल टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर लेके आना कोई मुनासिब बात नहीं है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे नैब चेयरमैन जिनकी वीडियो रिलीज हुई थी, और जुबैर जो है वो बहुत बड़ी अपने आप के अंदर जो एक सियासी जमात है उनके जो बड़े लीडरान है उनके स्पोक्स पर्सन है, तो उससे तो इन्होंने हटाया नहीं। अपनी इखलाकी जरूरत तो ये है, तो दूसरों को इखलाकियात का मशवरा देने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक ले। अब जहां तक रह गई है बलूचिस्तान की सिचुएशन, देखें इंशाल्लाह ताला ये सिचुएशन बिल्कुल अच्छे से हैंडल होगी। ये बात बिल्कुल अभी इस वक्त तक तो ठीक है कि वहाँ पे एक अनरेस्ट है, और उससे ये मैंने अर्ज की कि ये उम्मीदें लगाना कि फलां जमाने में ये हुआ था तो उसको इस्लामाबाद से लिंक करना। देखिए जी, हम एक जमहूरी हुकूमत है, हम बड़े खुले दिल के साथ, हमने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना 24 घंटे लगा के दी बेस्ट जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, टाइम था, नेक नीति के साथ इस मुल्क को सर्व किया। अगर इस मुल्क की अवाम हमें ये हक दिया है, उन्होंने मैंडेट हमें दिया है 5 सालों का, और वो उसमें अगर निकल जाता है, उन्होंने हमें दिया है, तो हम यहाँ पे सर्व करेंगे। बाकी हम किसी भी सिचुएशन से घबराने वाले नहीं है। और यहाँ पे मैं ये अर्ज कर दूं कि इंशाल्लाह हम अपना टाइम भी पूरा करेंगे, बलूचिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी और बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल होगी। लेकिन इनके पास 2-3 दिन है खुश होने के लिए, लेट देम सेलिब्रेट, नो इशू। पहले भी आपको पता ही है डॉक्टर निसार चीमा, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज द शो। बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, आपको लगता है कि मामलात वहां भी हल हो जाएंगे जैसे इस्लामाबाद में भी हल होते दिखाई दे रहे हैं? इंशाल्लाह। मैं इसकी तरफ आने से पहले, जो कि हमारी बहन ने एक बात की
मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता हूँ कि कोई शख्स हो, कोई फर्द हो, अगर किसी भी गैर अखलाकी किसी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाए तो उसको कोई हक नहीं है कि उसके पास कोई जमाती जिम्मेदारी हो या सियासी जिम्मेदारी हो या कौमी जिम्मेदारी उसके पास रहे, उसको बिल्कुल सुबकदोश करना चाहिए। चलें। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो बलूचिस्तान के हवाले से आपने फरमाया, देखें मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इन्होंने अपनी नाअहली के बिना पर, ना तजुर्बाकारी के बिना पर हर जगह अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। वहाँ भी ये है कि बलूचिस्तान में भी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि खा बाप का मामला हो या निके दे अब्बे का मामला हो, हर जगह इन्होंने मामला खुद अपनी नाअहली की वजह से, मफाद परस्ती की वजह से, अना परस्ती की वजह से ख़राब किए हैं। और मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान में अगर वक्ती तौर पर ये जो है ये अगर कोई मामला थम भी जाए, लेकिन ये है कि इन दी लॉन्ग रन जो है इसके नताज आपके सामने ज़रूर आएंगे। ओके, मैंने जैसे कहा कि इन मामलात को हम आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं देख सकते एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज हमारे पास तारीख के एग्जाम्पल्स भी हैं। बहरहाल देखना है कि बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में मामलात कितनी जल्दी हल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।